हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फटाफट से जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बेसिस तक पढ़ लिया था, अब हम आज उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, मतलब एसिड और बेस के सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ कितनी होती है। ठीक है, अब देखिए इनकी स्ट्रेंथ आप पता लगाते हैं हाइड्रोजन आयन से। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, उससे आपको पता चलेगा इसकी स्ट्रेंथ, यानी कि ये वीक एसिड है या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, जो भी। तो ये आप पता लगाएंगे किससे, इनकी स्ट्रेंथ से, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो अब देखिए एक स्केल है, ठीक है, जिसे यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए, क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, और उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। इसे बनाया गया, ठीक है, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। ठीक है, द P in pH स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर, यानी कि ये स्केल किस चीज़ को मेज़र करती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये जो पीएच स्केल है वो हाइड्रोजन आयन की पावर को, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र करती है, और उसके हिसाब से यहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो अब देखिए पीएच स्केल में जनरली कहाँ से कहाँ तक नंबर डाला होता है, 0 से लेकर 14 तक। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी पीएच स्केल कैसी होती है। तो पीएच स्केल में जनरली आपका नंबर कहाँ से डाला होता है, 0 से लेके 14 तक। और 0 जो होता है वो होता है वेरी एसिडिक, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, और जैसे 0 बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, 1 उससे थोड़ा कम, 2, 3, 4 ऐसे करके। और 14 जो होता है ना वो वेरी अल्कलाइन होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 14 आता है तो यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, अब देखिए द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, तो वो किस पे आएगा, 7 पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, जैसे कि आपकी पीएच स्केल ऐसे है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14 है। ठीक है, 0 से 14 तक होती है, बीच में 7 आता है। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। इस पे अगर ये पीएच आता है, जिसका भी पीएच 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। जैसे कि प्योर वाटर का पीएच जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, अब देखिए 0 से 7 के बीच में जितने भी सब्सटेंस का पीएच आएगा, 0 से 7 तक का नंबर जो होता है वो दिखाता है आपका एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, 0 से 7 तक होता है एसिडिक, और वैल्यू है 7 से 14 तक। ठीक है, 7 से 14 तक की वैल्यू में क्या होता है, OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, 7 के बाद से, जैसे ही 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 के बाद से वो सॉल्यूशंस आते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयन पाया जाता है। ठीक है, वो आते हैं, तो अब यहाँ पे OH नेगेटिव आयन का इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो 7 से 14 तक के बीच में कैसे वो आते हैं सब्सटेंस, बेसिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वो सब्सटेंस उतना ही एसिडिक होता जाएगा, और जैसे जैसे H+ आयंस का कंसंट्रेशन घटेगा वो सब्सटेंस उतना ही कम एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, कम एसिडिक होगा। अब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, बेसिक होने लगेगा, और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन घटेगा तो वो सब्सटेंस बेसिक नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो न्यूट्रल होता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये है आपकी पीएच स्केल, ऐसी होती है द पीएच स्केल।
0 से लेके जैसा कि मैंने बताया 14 तक होता है, बीच में 7 होता है जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। 7 से कम पीएच जो होता है वो एसिडिक नेचर दिखाता है, और 7 से ज़्यादा जो पीएच होता है वो बेसिक नेचर दिखाता है, ठीक है। अब देखिए, अब स्टार्टिंग में 0 पे अगर किसी का पीएच 0 है तो 0 पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाता है वैसे वैसे हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा था, अब जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है ये कंसंट्रेशन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, 14 पे जाके एकदम ख़त्म। ऐसी बात नहीं होती है कि जो ये हाइड्रोजन आयन होता है ये 7 पे ही जाके ख़त्म हो जाता है, नहीं। हाइड्रोजन आयन जो होता है ना वो बेसिस में भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। बेसिस में भी आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि एसिड्स में तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, कम होते जाता है वो। बेसिस में भी हाइड्रोजन आयन्स होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि फिर वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाते? वो इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि वहाँ पे OH नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो H+ आयन अपनी जो पावर है उसको शो ही नहीं कर पाते। OH- आयन का कंसंट्रेशन उसमें इतना ज़्यादा होता है कि H+ आयन जो होते हैं ना वो एक तरीके से ना नेग्लेजिबल हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। तो अब देखिए जैसे जैसे pH बढ़ेगा H+ आयन्स क्या होते जाएंगे, वैसे ही घटते जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे pH कम हो रहा है H+ आयन्स का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखिए 7 से 14 के बीच में क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, और 14 पे सबसे ज़्यादा OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए पूछूं कि 14 किसका pH होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है उसका pH 14 होता है। और 0 किसका pH होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH 0 होता है, ठीक है। वो 0 की ही अराउंड कैटेगरी में आता है, 0-1 के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया pH। आई होप आपको pH समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है, पहले ये समझते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडिकेटर है, तो ये क्या करेगा, एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस हमें बताएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है टू ऑब्टेन द आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक का सब्सटेंसेस यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। अब पहले यहाँ पे एक बात समझिए, देखिए 7 पे तो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाता है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है। अब 0 पे होता है हाईली एसिडिक, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 6 और यहाँ 5 होगा, तो 5-6 के अराउंड में हो जाता है वो वीकली एसिडिक। और बीच में ये जो 2, 3, 4 होते हैं इन पे अराउंड होता है आपका मॉडरेटली, यानी कि मीडियम, ठीक है। मतलब वो उसमें ना ही वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो और ना ही वो इतना कम एसिडिक हो, मॉडरेटली। उसी तरीके से यहाँ पे भी 7 है न्यूट्रल पे, तो इधर 8, 9 पे जाएगा, तो यहाँ पे आपका होगा वीक बेस, है ना, ठीक है, ये वीक बेस होगा। अब 10, 11, 12 पे रहेगा तो हो जाएगा मॉडरेटली बेसिक, ठीक है। और 13, 14 पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाईली बेसिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक रहेगा। तो अब उसी तरीके से अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन दिया है, मान लीजिए आपके पास एसिड दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन में भी आपको पता है कि वो एसिड है, तो एसिड में भी आपको अब चेक करना है कि वो कैसा एसिड है, मतलब कि वो वीक एसिड है या फिर मीडियम है या फिर बहुत ज़्यादा क्या है, हाईली एसिड है, ठीक है, हाई एसिड है, वीक एसिड है या फिर मीडियम एसिडिक है, क्या कैसा है वो, ठीक है। उसी तरीके से बेस में भी अगर आपको ये डिफरेंस फाइंड करना हो तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है,
ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है बहुत सारे इंडिकेटर से मिक्स होके बना होता है, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर से मिक्स होके बना होता है। और ये क्या करता है, अगर आप इसे जिस भी सॉल्यूशन में डालते हैं इस इंडिकेटर को, तो ये अपना अलग अलग कलर शो करता है, ठीक है, और उस अलग अलग कलर से हमें उसका पीएच पता चल जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा होगा लैब्स में भी अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये पतली पतली पेपर के स्ट्रिप्स में आते हैं, अब अवेलेबल हैं, और आपने इन्हें लैब्स में देखा भी होगा। तो उन स्ट्रिप्स को हम किसी भी सोल्यूशन में डिप करते हैं तो वो हमें वो हमें कलर शो करते हैं अपना, उनका कलर चेंज हो जाता है उन स्ट्रिप्स का। तो देखिए अब कैसा कलर होता है, रेड अगर कलर आया तो यानी कि उसका pH 1 है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। पिंक हो गया हल्का यानी कि उसका pH 2 है, ऑरेंज 3 है pH, बैगे 4 है, येलो यानी कि 5 है, और 7 जो न्यूट्रल होता है उस पर वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रीन कलर का वो इंडिकेटर हो गया, मतलब कि उसका pH 7 है, ठीक है। उसी तरीके से अब ये कलर और बदलता जाता है। 9 पे टर्कोइज हो जाता है, 10 पे पेल ब्लू, 11 पे ब्लू हो जाता है, 12 पे डार्क ब्लू, और बहुत ज़्यादा हाईली बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है वो, तो क्या हो जाता है 13, 14 यानी पर्पल कलर का हो जाता है। अगर आपने डिप किया और वो आपका पूरा पर्पल कलर में आ गया, बहुत डार्क पर्पल कलर में, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। ओके, अभी देखिए आपको ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंस है, इनके एग्जांपल्स, ज़ीरो pH, ठीक है, ज़ीरो बैटरी एसिड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, ज़ीरो इसका pH होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। 1 pH होता है, किन सब्सटेंस का pH 1 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो हमारे स्टमक की लाइनिंग में सेक्रीट होता है, आपको पता होगा। 2 pH होता है किसका, लेमन जूस का। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेमन कितना ज़्यादा एसिडिक होता है। जो लेमन होता है उसके अंदर जो जूस होता है उसका pH होता है 2, गैस्ट्रिक एसिड का और विनेगर का, ठीक है। थर्ड है 3 pH किसका होता है, ग्रेप फ्रूट का, ऑरेंज जूस का, सोडा का। 4 pH किसका होता है, एसिड रेन, जो एसिड रेन होती है उसका pH 4 होता है, ठीक है। 5 से कम होता है तभी हम उसे एसिडिक कहते हैं। जब रेन का pH 5 से कम आने लगता है, 5.5 से कम आने लगता है, तो हम कहते हैं कि वो रेन कैसी है, एसिडिक रेन है, ठीक है। 5 pH किसका होता है, ब्लैक कॉफ़ी का और सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर का। 6 pH होता है यूरिन या सलाइवा का। 7 pH होता है प्योर वाटर का, ठीक है। 8 होता है pH सी वाटर का, और बेकिंग सोडा का pH होता है 9। तो बेकिंग सोडा एक सॉल्ट है बट नेचर में वो थोड़ा बेसिक होता है, ठीक है। 10 pH होता है ग्रेट सॉल्ट लेक या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, उसका pH 10 होता है। अमोनिया सॉल्यूशन का pH 11 होता है। जो सोपी वाटर होता है उसका pH 12 होता है, वो बेसिक होता है। और ब्लीच या ओवर क्लीनर का जो pH है वो 13 होता है। और 14 पे देखिए कलर कितना डार्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH होता है 14, या फिर लिक्विड ड्रेन क्लीनर का भी pH 14 होता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में pH हमसे कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में pH की। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ह्यूमन ब्लड, टीयर्स एंड सलाइवा हैव pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8. If pH falls below 7 or rise above 7.8, survival of living organism becomes difficult. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ह्यूमन ब्लड होता है, जो हमारे टीयर्स होते हैं और जो हमारा सलाइवा होता है, इनका जो pH होता है उसका एवरेज कितना होता है, 7.0 से 7.8, इतने ही रेंज में इनका pH होता है, ठीक है। अगर ये pH 7 से कम हो जाता है
या फिर 7.8 से बढ़ जाता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए। 7 से कम होगा, धीरे धीरे एसिडिक होने लगेगा, वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। 7.8 से ज़्यादा होगा, धीरे धीरे बेसिक होने लगेगा, वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे ही मैंने जैसे आपको बताया एसिडिक रेन के बारे में, तो जो एसिडिक रेन होती है उसका पीएच जो होता है, जब 5.5 से कम होने लगता है पीएच, तो हम उसे एसिडिक रेन कहते हैं। अब इसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो जो रेन होती है तो वो पानी सारा रिवर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, और वो एसिडिक होता है, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट हैव अ हेल्थी ग्रोथ इफ़ पीएच ऑफ सॉयल इज़ सच दैट इट इज़ नाइदर अल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिक। अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ हेल्थी होती है कब, अगर सॉइल का जो पीएच है आपकी जो सॉइल है उसका जो पीएच है वो ना ही वो एल्कलाइन हो, यानी कि ना ही वो बेसिक हो और ना ही वो एसिडिक हो, न्यूट्रल हो अगर आपके सॉइल का पीएच, तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन स्टमक हेल्प इन डाइजेशन। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो क्या करता है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। However, if excess of acid is produced due to spicy food, it causes indigestion and we have to take antacid like milk of magnesia. ठीक है, अब देखिए अब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जब आपने फील किया होगा आपके पेट में इरिटेशन होने लगती है, बहुत दर्द होता है, ठीक है, तो क्या ऐसा क्यों हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो उसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में जलन होती है, दर्द होता है। ठीक है, अब इसे क्या करने के लिए, इसे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें किसी एंट एसिड की ज़रूरत होती है। एंट एसिड किसे कहते हैं, एंट एसिड कहते हैं उस सब्सटेंस को जो एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। ठीक है, एंट एसिड उसे कहते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, मतलब कि सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देता है, उस सब्सटेंस को हम एंट एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई एंट एसिड लेना होता है, जैसे कि हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में, तो वो क्या करता है, जो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हुआ है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन माउथ ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड लेफ्ट आउट फूड पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो टूथ डिके होता है ना, यानी कि आपके दांत ख़राब हो जाते हैं, कहते हैं कि चॉकलेट नहीं ज़्यादा खानी चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, उससे दांत ख़राब हो जाते हैं। रीज़न क्या है, क्यों दांत ख़राब होते हैं, क्योंकि देखिए हमारे हमारे जो टीथ्स होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, जो कि वाटर में तो सॉल्यूबल होता नहीं है, यानी कि वाटर में वो नहीं घुलता, लेकिन वो जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो एसिड की प्रेजेंस में धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिकम्पोज होने लग जाता है, धीरे धीरे घुलने लग जाता है। ठीक है, अब ये एसिड हमारे माउथ में कैसे आता है, हमारे माउथ का जो पीएच है ना, जब भी 7 से कम होने लगता है, जैसे जैसे एसिडिक होने लगता है, वैसे वैसे जो हमारे टीथ हैं उन पे थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि हमारे माउथ में एसिडिक, मतलब हमारे माउथ का पीएच एसिडिक कैसे होने लगता है, कम कैसे होने लगता है, तो देखिए जब हम मीठा खाते हैं ना तो उसमें शुगर प्रेजेंट होती है। शुगर जो होती है, जब शुगर का डिग्रेडेशन होता है, शुगर टूटती है ना, तो वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है देखिए, एसिड इज़ प्रोड्यूस इन माउथ ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर जो हमारे माउथ में डिग्रेड होती है उससे एसिड का प्रोडक्शन होता है, और कुछ फूड पार्टिकल्स जो हमारे माउथ में बच जाते हैं उनसे, तो अब उनकी वजह से क्या होता है एसिड का, अब वैसे तो जो एसिड का प्रोडक्शन हुआ है उससे हमारा सलाइवा थोड़ा बहुत तो न्यूट्रलाइज कर देता है।
ठीक है, सलाइवा उसको थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं, उस एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सलाइवा ज़्यादा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई अच्छा सा बेसिक टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जो टूथपेस्ट कैसा हो, बेसिक। यानी कि अगर हमारे माउथ में कहीं भी, मतलब अगर हमारे माउथ का पीएच कम हो, हमारा माउथ थोड़ा एसिडिक हो गया हो, तो बेसिक टूथपेस्ट का यूज़ करके हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इफ़ एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस ड्यू टू स्वीट इज कॉजेज टूथ डिके। और जब ज़्यादा मिठाई खाने से, चॉकलेट खाने से, मीठा खाने से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम मीठा खाएं तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी बेसिक टूथपेस्ट से अपने मुंह को, अपने टीथ को साफ़ कर लेना चाहिए, वरना उससे टूथ डिके हो सकता है, आपके दांत खराब हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है नेक्स्ट, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव सेल्फ डिफेंस टू केमिकल वेयरफेयर। अब एनिमल्स और प्लांट्स में ना कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनके सेल्फ डिफेंस में उनकी मदद करते हैं, खुद को बचाने में उनकी हेल्प करते हैं। कैसे, आपने देखा होगा चींटी काटती है तो फूल जाता है, रेड हो जाता है। और जब क्या कहते हैं, मधुमक्खी काटती है और ततैया होते हैं, ये सब काटते हैं, जब भी ये स्टिंग करते हैं तो हमें क्या होने लगता है, रेड हो जाता है वो पूरा, बहुत ज़्यादा खुजली होती है और दर्द भी करने लगता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये सब क्यों होता है, क्योंकि एंट के जो चींटियाँ होती हैं और जो बीज होते हैं, उनके स्टिंग में, उनके जो वो जो डंक होता है ना जिससे वो काटते हैं, उनके स्टिंग में मिथेनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है। जब भी वो हमें बाइट करते हैं तो वो मिथेनॉइक एसिड को, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है, मिथेनॉइक एसिड को वो क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। मिथेनॉइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, एक ही नाम है। तो वो मिथेनॉइक एसिड को रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा दर्द होने लगता है, वो रेड हो जाता है और ईचिंग होने लगती है। ठीक है, अब एनिमल्स के पास ये केमिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, प्लांट्स में भी होते हैं। एक प्लांट होता है जिसका नाम है नीटल प्लांट। ठीक है, नीटल प्लांट वो क्या करता है, उसे भी आप अगर गलती से टच कर देते हैं ना तो वो भी मिथेनॉइक एसिड सिक्रीट कर देता है, आपकी बॉडी में रिलीज़ कर देता है, जिससे आपके हाथ, मतलब जैसे भी टच करते हैं उसे तो वहाँ पे बहुत दर्द होने लग जाता है और वो पूरा रेड हो जाता है, जस्ट लाइक जैसे एंट और बीज काटती हैं। तो आपको अब रीज़न पता चल गया क्यों। और अगर आपको उसे न्यूट्रलाइज़ करना है, जैसे कि उन्होंने आपकी बॉडी में एसिड को रिलीज़ कर दिया है, तो अगर आप उसे ठीक करना है तो आप क्या कीजिए, किसी भी बेस का यूज़ कीजिए। ठीक है, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रेनिस्ड surface of a copper vessel due to copper oxide layer which is basic can be cleaned by rubbing with lemon which is acidic। ये बहुत ही ज़्यादा आपने एवरीडे लाइफ में इस एग्जांपल को देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। कैसे, जो हमारे घर में कॉपर के बर्तन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद ना उन पर ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, वो काले काले हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उन पर कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, उन पे कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ वो रिएक्ट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कॉपर ऑक्साइड, यानी कि ये एक मेटल का ऑक्साइड है। और आपने अभी पढ़ा था कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। अगर आपको उसे क्या करना है, ठीक करना है, उसे वापस से, उस कॉपर को वापस से शाइन कराना है, तो आप क्या करेंगे, उस पे से कॉपर ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बेसिक होती है। आप क्या कीजिए, उस पर लेमन को रब कर दीजिए, अच्छे से लेमन को रब करके उसे धो दीजिए, क्योंकि लेमन कैसा होता है, एसिडिक। और जब एसिड और बेस मिलेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आप इस आइडिया को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। पीएच का जो इम्पोर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में, आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको दिखा होगा कि ये जो पीएच होता है ये हमारी एवरीडे लाइफ से कैसे रिलेटेबल है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे सॉल्ट वाला टॉपिक बचा है, ठीक है, जिसे हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।